जय हिंद दोस्तों। मैं अमन आपके अपने चैनल टारगेट विद सम्राट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूं जिसका चैप्टर 8 है। इसमें 7 चैप्टर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लें। तो 8वां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं ये 8वां चैप्टर है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जनन क्या है, पहले इसको समझेंगे कि जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब कि जनन वो क्रिया है जो सजीव हैं, जो मतलब कि पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, वे सभी सजीव हैं। तो ये अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो क्रियाएं करते हैं जिसके द्वारा अपने वंश को बढ़ा सके, वही क्रिया जनन है। दूसरा पॉइंट है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। मतलब कि एक जब पिता के डीएनए पुत्र में जाएंगे तो वो क्या जाएंगे, उनके आनुवंशिक गुण उसके बच्चे में जाएंगे। मतलब पिता के आनुवंशिक गुण उसके पुत्र में जाएंगे, किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा। और तीसरा है डीएनए प्रति प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं हैं। मतलब कि ये कोशिकाएं एक समान हैं लेकिन समरूप नहीं होती हैं। आइए चलते हैं विभिन्नता का महत्व। बदलाव मतलब विभिन्नता मतलब बदलाव का महत्व, एक दूसरे से अलग अलग चीज़ को दर्शाता है विभिन्नता। तो पहला है लंबे समय तक प्रजाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। दूसरा है जैसा विकास का आधार और लंबे समय तक प्रजाति को बनाए रखने के लिए यह चीज़ जरूरी है। क्या, जनन। प्रजनन के प्रकार क्या हैं। मतलब कि जो जनन है वो उसी को प्रजनन कहते हैं। उसके प्रकार क्या हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक। अब जानते हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है। अलैंगिक प्रजनन क्या है, तो अलैंगिक प्रजनन के बारे में देखते हैं। एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है और सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। मतलब कि एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है मतलब एक जीव एक नए दूसरा मतलब एक नए जीव को उत्पन्न करता है और युग्मक का निर्माण नहीं करता है। और पैतृक जीव मतलब जो पुराना जीव है वो अपने ही समान अपने ही डीएनए वाला एक और जीव उत्पन्न करता है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन क्या है, दो एकल जीव नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर मादा वो नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। मतलब कि नर और मादा, जैसे जो एनिमल है तो उसमें नर होगा मादा होगा, दोनों जब प्रजनन करेंगे तो क्या बनेगा, एक नया जीव बनेगा। और वो नया जीव नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। मतलब नर मादा मिलकर क्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा, या तो नर निकलेगा या तो मादा। तो आइए आगे चलते हैं। नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। मतलब कि अपने पैतृक मतलब बेटा अपने पिता की तरह रहेगा, उसी के समान रहेगा, पर उसमें कुछ उसके रूप में बदलाव होगा। तो मतलब समरूप, उसके समान रूप नहीं होगा, उसमें कुछ बदलाव चेंजेस भी होंगे और उसके गुण भी आएंगे और नई चीज़ें भी उसके अंदर आएंगी, उसके बच्चे के अंदर। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करता है मतलब कि पिता जैसा है तो
पुत्र का चेहरा लगभग लगभग मिलेगा उससे, और उसके पिता के गुण भी होंगे, लेकिन और भी गुण उसके अंदर होंगे, अन्य गुण भी थोड़े होंगे। तो अपनी प्रजाति से वो थोड़ा सा अलग हो गया। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, उच्च वर्ग के जीवों में ये क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखते हैं अलैंगिक जनन प्रजनन की विधियां क्या क्या हैं। तो पहली विधि है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और द्विखंडन, इसके अंदर द्विखंडन आता है कि जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे अमीबा। अब अमीबा में अलैंगिक जनन है, तो यह कैसे होगा, वो जो अमीबा एक है उसके अंदर क्या होगा, विखंडन होगा, ऐसे ऐसे टूटेगा। तो जब टूटेगा तो एक अमीबा ऐसे बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, और ये बीच वाला जो है ये भी एक बन जाए, तो चार हो गए, एक से चार हो गए। ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसा प्लाज्मोडियम बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं खंडन। खंडन क्या है? खंडन में है इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नर जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा, इसमें खंडन होता है। और अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। और बहुखंडन किस में होगा, प्लाज्मोडियम में। और खंडन किस में होता है, किसमें, स्पाइरोगायरा में होता है क्या, खंडन। अब ये है पुनरुद्भवन, मतलब कि पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनके ज़रूर पढ़ लें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर लिख लें। तो आइए अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं। इसके पुनर्जनन के उदाहरण क्या क्या हैं। प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये अब मुकुलन क्या है। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं, तभी ये मुकुलन कहलाता है। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। किसमें, हाइड्रा में, ईस्ट खमीर में क्या होता है, मुकुलन होता है। अब देखिए बीजाणु समासंग क्या है। कुछ जीवों में के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी बनती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं, जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये देखिए, ये किसका चित्र है, इसमें ही दिखाया गया है क्या, बीजाणु समागम। इसके ये चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है, बीजाणु समासंग। अब देखते हैं कायिक प्रवर्धन क्या है। कुछ पौधों में नर पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पहला है प्राकृतिक विधियां क्या है, जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ में क्या है, डहेलिया शकरकंद। आपने देखा होगा, आपके खेत में किसी को पता हो, आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो शकरकंद है उसकी जड़ लगाई जाती है, तभी आगे
शकरकंद और बढ़ती है। डहलिया और शकरकंद में क्या है, जड़ के द्वारा होता है। और तलने द्वारा किसमें, आलू और अदरक, आलू और अदरक, अदरक हो गया, आलू हो गया, आपकी हल्दी हो गई, उसमें क्या होता है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। और पत्तियों द्वारा किसमें होता है, बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनती हैं। पत्तियों द्वारा किसमें होता है, बायोफिल्म की पत्तियों। आपने कैक्टस का पेड़ देखा होगा, उसमें पत्तियों वाला कैक्टस जो होता है, तो पत्तियों में ही और ऐसे निकल आते हैं, ऐसे ऐसे निकल आते, वही चीज़ इसमें बताई गई है। इसमें कांटे होते हैं और किनारे किनारे से निकल आते हैं, फिर इनमें भी ऐसे ऐसे निकल आते हैं। ये चीज़ इसमें बताई गई है। और कृत्रिम विधियाँ किसमें, जैसे आम में, और कर्तन करके गुलाब में, लेयरिंग करके चमेली में। रोपड़ किसमें, आम का रोपड़ किया जाता है, कर्तन गुलाब की जो कर्तन किया जाता है गुलाब को, और उसको गाड़ दिया जाता है मतलब कि डाली लगा दी जाती है, उसमें अपने आप जड़ उत्पन्न हो जाती है और वे एक पेड़ बन जाता है। और लेयरिंग किसमें होती है, चमेली में होती है। अब देखते हैं ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन क्या है, इस विधि में शाखा के सिरों से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषण माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। क्या है, इस विधि में शाखा के सिर से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषण माध्यम में रखा जाता है। क्या, शाखा के सिर कोशिका लेकर उसको क्या, पोषण माध्यम, जिससे उसको पोषण मिले, उसमें रख दिया जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जैसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें क्या होता है, विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। ये किसमें होता है, सजावटी पौधों में होता है, आर्किक में होता है। क्या होता है, ऊतक संवर्धन। अब कायिक संवर्धन के लाभ क्या क्या हैं, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बनाया जा सकता है कायिक संवर्धन द्वारा। और क्या है लाभ, नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। और चौथा है, पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका होता है क्या, कायिक संवर्धन। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के आगे देखते हैं, इसमें क्या है, पहला पॉइंट है लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। दूसरा है, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। तीसरा है, संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब क्या है, लैंगिक मतलब कि लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो उसमें ही लैंगिक परिवर्तन, मतलब पुल्लिंग मतलब नर और स्त्रीलिंग माने मादा। जब इनमें निषेचन होगा तो क्या होगा, संतति मतलब कि उनकी संतानें उत्पन्न होंगी, ये चीज़ है। पौधों में लैंगिक जनन देखिए, फूल पौधे का जनन अंग है। फूल जो होता है पौधे का, वो उसका जनन अंग होता है। एक फूल के मुख्य भाग क्या क्या हैं, बृहदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। आइए इसको चित्र को आपको दिखाएंगे अभी, तो उसमें सब कुछ बताया गया है। फूल के प्रकार क्या हैं, उभयलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी मतलब स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों और गुड़हल में क्या होता है, स्त्री केसर और पुरुष केसर दोनों उपस्थित होते हैं। और एक लिंगी पुष्प कौन सा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा। जो एक लिंगी मतलब एक लिंग
उभय, उभय मतलब दो होता है तो दोनों लिंग उसमें उपस्थित होंगे, लेकिन एक लिंगी में केवल एक, या तो नर या तो मादा। जैसे पपीता और तरबूज, पपीता और तरबूज में एक लिंगी होगा। अब देखिए जैसे कि आपने घर में पपीता का पेड़ लगाया, अब केवल एक पपीता है, तो उसमें ये संभावना रहेगी कि उसके जो फल हैं वो नहीं उत्पन्न होंगे। आप अगर पपीता लगाएं कि दो तीन लगाएंगे तो एक से पुष्प के पुंकेसर दूसरे के स्त्री केसर में, या एक के मतलब कि एक के स्त्री केसर में दूसरे के पुंकेसर आकर उसमें निषेचन हो जाएगा तो फल बन जाएगा। अब ये कैसे कैसे होगा? किसी दूसरे जीव द्वारा, कीट पतंग द्वारा, भंवरों द्वारा होता है, या हवा के द्वारा भी होता है ये। तो एक लिंगी पुष्प मतलब कि पपीते में और तरबूज में एक लिंगी होता है। अब देखिए पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना देखते हैं। अब ये देखिए, ये पुष्प की संरचना है पूरी। अब इसको ऊपर से लेकर नीचे तक हम समझते हैं। ये देखिए, ये एक, जैसे आपने देखा होगा गुलमोहर का पेड़, तो उसमें जो फूल निकलता है उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा उसमें दिखाया, बड़ी बड़ी संरचना होती, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुलमोहर का जो पेड़ है उसका फूल आप ज़रूर देखें। उसमें बीच में ये चीज़ तंतु बना होता है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ये इतना भाग जो है स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। और ये जो नली अंदर गई है ये वर्तिका है। और ये नीचे वाला भाग जो है, ये गोल वाला भाग, ये क्या है? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड है। तो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये नली और ये पूरा क्या है? स्त्री केसर है। और इसके अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड है। ये पूरा स्त्री केसर है। अब पुरुष वाला देख लेते हैं, पुंकेसर। ये ऊपर ऊपर जो ये इतने ये हैं, ये क्या है? पुंकेसर तंतु। इन्हें पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर तंतु कहेंगे। ये सभी पुंकेसर हैं। और ये पंखुड़ी हैं। ये हरा हरा भाग जैसे निकला रहता है, ये ब्राहदल है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आप गुलमोहर का पेड़ ज़रूर देखें, गुलमोहर के पेड़ का फूल ज़रूर देखें। अब देखते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है। पहला है परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र मतलब स्वयं परागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर वो जो फूल है अगर वो द्विलिंगी होगा तो उसी पेड़ के एक फूल का पुंकेसर दूसरे के स्त्री केसर में चला जाएगा, तो इससे फल बन जाएगा। अगर वो जो पेड़ है अगर उसमें केवल एक लिंगी फूल उत्पन्न होते हैं, दूसरे में एक लिंगी, ये नर वाले में, ये पौधे में नर वाला होता है, ये वाले में मादा वाला होता है, तो हवा के द्वारा या जीव जंतु के द्वारा एक दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे पुंकेसर, तो दोनों में फल लग जाएंगे। अब दूसरा है परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। आपको हमने बताया था नलिका जो है ये जो है नलिका है, तो ये पुंकेसर जो हैं जब यहाँ पर आ जाएंगे, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, और ये नली अंदर को गई, इसे क्या कहते हैं? इसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका से अंडाशय में पहुँच जाएंगे, पुष्पा का क्या पहुँचे? पुंकेसर पहुँच जाएंगे अंदर, स्त्री केसर के अंदर। तीसरा है अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। पांचवा है युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। पांचवा है अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं।
अब इसको प्रोसेस हम समझाते हैं क्या होता है। ये पुंकेसर है, ये स्टिग्मा पर आएगा पहले, स्टिग्मा पे आने के बाद वर्तिका द्वारा अंदर चला जाएगा, वर्तिका द्वारा जब अंदर चला जाएगा तो ये क्या है, अंडाशय है, अंडाशय में ये बीजांड है, बीजांड से ये जब पुंकेसर अंदर आएगा तो यहाँ पर निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद फिर इसमें इसका एक बीज बनेगा, जब बीज बन जाएगा तो फिर एक फल बन जाएगा, ये फल और इसके अंदर एक बीज, तो ये बीज जो है यहाँ पर निषेचन हुआ, जब ये विकसित होगा तो ये एक फल का रूप ले लेगा। अब आइए आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्रिया समझाई गई है। पुंकेसर के जो परागकण हैं यहाँ पर आ चुके हैं और वर्तिकाग्र, यही स्टिग्मा, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर नयुग्मक परागनली इसके अंदर जाएगा, फिर अंडाशय में पहुंच जाएगा, मादा युग्मनज है अंडाशय, फिर यहाँ पर जो है निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद बीज बन जाएगा ये, और फिर उसका विकास हो जाएगा पूरा, तो एक फल का रूप ले लेगा। अब मानव में प्रजनन कैसे होता है। पहला है मानवों में लैंगिक जनन होता है, फिर दूसरा है लैंगिक परिपक्वता, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं, मतलब कि मादा और नर, मतलब कि महिला और पुरुष में, जब पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, वो किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था से शुरू हो जाता है। फिर इस अवधि को क्या कहते हैं, यौनारंभ, यहाँ किशोरावस्था में यौनारंभ हो जाता है। अब जब किशोरावस्था आएगी तो हमारे शरीर में परिवर्तन होंगे, क्या होगा, यौनारंभ पर परिवर्तन होता है। पहला है किशोरों में एक समान परिवर्तन क्या है, कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना और त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना, चेहरे में मुहासे निकलेंगे। अब बी नंबर है, लड़कियों में क्या होता है, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म होने लगता है। अब आगे चलते हैं। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलता है, आवाज़ का फटना, आवाज़ भारी हो जाती है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। ये जो आपको बताया ऊपर, ये सभी चीज़ें अगर ये परिवर्तन शरीर के अंदर हो रहे हैं तो यौनावस्था आ रही है, आरंभ हो रहा है। नर जनन तंत्र, नर का जो जनन तंत्र है उसमें क्या क्या अंतर्गत आता है, वृषण, शुक्राणु नलिका, मूत्रमार्ग और भी अन्य चीज़ें आती हैं। तो वृषण से शुरुआत करते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। ये किस में होते हैं, नर में होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है और जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है, मतलब कि वृषण में जो है जो तापमान है वो शरीर के तापमान से कम रहता है, और जिसके अंदर वृषण में ही हमारे स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है। अब नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। और वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, और लड़कों में यौनारंभ परिवर्तन होता है इसके उसमें, मतलब कि वृषण में जो है क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है, किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण वृषण में शुक्राणु बनते हैं, और यही जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या है, लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन का आधार है। अब देखते हैं
शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। शुक्राणु में अब वो वृषण में शुक्राणु बन गए, अब वो आगे जब शिश्न में जाएगा तो ये शुक्रनलिका शुक्रवाहिनी के द्वारा जाएगा। अब मूत्र मार्ग, यह मूत्र व वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। बाहरी आवरण जो होता है उसे शिश्न कहते हैं। ये जो है मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों होता है। अब देखते हैं आगे संबंधित ग्रंथियां, और भी संबंधित ग्रंथियां हैं, जैसे शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। अब क्या है, पहला पॉइंट इसका है शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। तीसरा है उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। अब देखिए, ये मानव का नर जनन तंत्र है। अब देख लीजिए, इसमें ये मूत्र नलिका है, इसमें किडनी से छन के यहाँ मूत्र स्टोर हो गया मूत्राशय में, और ये शुक्राशय है, ये शुक्राशय है, ये जो है ये शिश्न है, और ये क्या है, ये है वृषण कोश। ये वृषण है, वृषण किसके अंदर सुरक्षित होता है, वृषण कोश के अंदर। और ये टेस्टोस्ट ग्रंथियां हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि ये है, यह शुक्राशय है, ये जो है ये मूत्र मार्ग है। अब आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र, अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंडकोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ पर इसमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। अब आगे चलते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय क्या है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी उत्पन्न करता है। दूसरा है अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड को कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में। अब आगे चलते हैं। गर्भाशय, यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, और ये गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब ये देखिए संरचना है, ये योनि है, फिर ये ग्रीवा है, ये अंदर ये गर्भाशय है, ओवरी जिसको कहते हैं। फिर ये अंदर क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। ये क्या है, ये अंडाशय है। ओव्यूल इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर ओवम मतलब ओवम बनते हैं यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। जब अंडकोशिका का निषेचन होता है, क्या होता है, अंडकोशिका का निषेचन होता है। कैसे होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेद होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेटा, यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि रोपण भ्रूण को प्रदान करना और भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। अब फिर यह है, अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने तक होती है। अब ये देखिए,
जब अंड का निषेचन नहीं होता। तब क्या होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति माशक एवं प्रोजी हो जाती है या भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। 40 से 50 की उम्र में अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म भी बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। आइए थोड़ा आपको और समझाते हैं। जैसे मानव का जो शुक्राणु है, यहाँ से अंदर प्रवेश करता है मानव का शुक्राणु। अब ये अंदर जाता है, ये गर्भाशय में पहुँचता है, फिर इसके बाद ये शुक्राणु यहाँ पर पहुँच जाते और यहाँ पर ओव्यूल बनता है, यहाँ पर ऐसे निषेचन हो जाता है। फिर ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर गर्भाशय में उसका भ्रूण का निर्माण हो जाता है। 9 महीने बाद बच्चा परिपक्व हो जाता है। अब आइए देखते हैं जनन स्वास्थ्य क्या क्या है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, एसटीडीज। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया, सिफिलिस। बी नंबर विषाणु जनित जैसे मस्सा और HIV एड्स। कंडोम के उपयोग से इस रोग का संचरण कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। अब देखते हैं गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार क्या क्या हैं। यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है गर्भरोधक। शुक्राणु को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण, शिश्न को ढकने वाले कंडोम का उपयोग किया जा सकता है और योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप का भी यूज कर सकते हैं गर्भाशय को रोकने, गर्भरोधक के रूप में। और रासायनिक तकनीक क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को न बनने देना। इसके लिए दवाई दी जाती है जो हार्मोन को संतुलन को परिवर्तित कर देती है। मतलब कि मादा जो होती है उनको वो करने के लिए, गर्भरोधन के लिए दवाई का उपयोग किया जाता है। और इसके अन्य प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रेसेप्टिव और डिवाइस। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, इससे गर्भधारण नहीं होता है। अब आगे चलते हैं शल्य क्रिया तकनीक। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी तकनीक। नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी होती है। पुरुषों में शुक्र वाहिनिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणुओं को स्थानांतरण को रोकना। मतलब शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन वो आगे शिश्न से बाहर नहीं निकल पाते। और देखते हैं ट्यूबेक्टोमा महिलाओं में होता है। महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरोध कर अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। अब देख लेते हैं भ्रूण हत्या क्या है। भ्रूण हत्या लास्ट टॉपिक है। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भ में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। भ्रूण बन जाता है तो उस मादा भ्रूण में ही उसको मार देना क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात होना आवश्यक है। यह तभी संभव हो जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या व भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। मतलब कि महिलाओं और पुरुषों की
संख्या को संतुलित करने के लिए भ्रूण हत्या को रोकना होगा। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं ये समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें क्लास को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।